हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका लर्न मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 सोशल साइंस के 20 मार्क यानी 20 नंबर के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। जी हाँ मेरे दोस्त, और ये सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए, ये कोई लड़का है हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें भेजा था। ये किसी क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन है। तो चलिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं, कहीं के भी क्वेश्चन है, अगर हमें मतलब सोशल साइंस के क्वेश्चन है क्लास 10 के, तो उसे सॉल्व तो करना ही है, करना है। तो चलिए, इस सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और बाकी मैं बाद में आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी बता दूंगा, तो उस पर आप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी। ठीक है, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किस वर्ग की थी। ऑप्शन है कि कृषक वर्ग, मध्यम वर्ग, कुलीन वर्ग, मजदूर वर्ग। तो देखो, इसका जो सही ऑप्शन है ना, वो ये सेकंड वाला है। क्यों? क्योंकि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, उसमें मध्यम वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब मध्यम वर्ग में कृषक वर्ग भी आ जाएगा, मजदूर वर्ग भी आ जाएगा, या फिर जो भी छोटे आप लोग के व्यापारी हैं वो लोग आ जाएंगे, दुकानदार लोग आ जाएंगे, मजदूर आ जाएंगे, ये सभी के सभी आ जाएंगे मध्यम वर्ग में। बल्कि कुलीन वर्ग में ऐसा नहीं, ये गलत है। जो कुलीन वर्ग होता है ना, ये तो साफ गलत है। कुलीन वर्ग मतलब कुछ कुछ लोग, ऊंचे दर्जे के लोग, बहुत धनी लोग होता है। तो ये तो ऑप्शन ऐसा ही भी गलत है। और ये ख वाला ऑप्शन जो है, ये मतलब ये चौथे और पहले वाले को अपने आप में इंक्लूड करता है, तो इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलो, हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। आप सब लोग जानते हो कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने, ठीक है, क्या किया था कि अपने जो सैनिक थे उनको गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें बहुत सारे भारतीय लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसको आप लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हो। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, जनरल डायर के द्वारा वो करवाया गया था। चलो, अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा। देखिए, ये विश्व आर्थिक मंदी की बात की जा रही है, जो 1929 में आई थी। ठीक है, और बोल रहा है कि यह सबसे अधिक किस पे प्रभाव पड़ा था। जर्मनी पे, जापान पे, फ्रांस पे, अमेरिका पे। तो सही ऑप्शन यही है, अमेरिका। क्योंकि भाई देखते हो, अमेरिका कहीं ना कहीं किसी मैटर में मतलब कूदता रहता है, तो उसी समय इसको भी मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब सीधे सीधे आप लोग अमेरिका याद रखिए कि आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा, तो अमेरिका। चलो, उसके बाद हम लोग चौथा प्रश्न देख लेते हैं कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। ओके, जो नगर निगम का प्रमुख होता है, सीधे सीधे याद रखिएगा, मेयर। आपने फिल्मों में देखा होगा कि मेयर का इलेक्शन या जो भी चीजें हो गई, तो मेयर। ठीक है, नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहते हैं। ओके, और ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मेरा चैनल है। ये एक्चुअली ये तो विकास का चैनल है, ये मेरा चैनल है। आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा सुपर फास्ट क्लासेज, आप लोग देख सकते हो। इसको आप लोग सर्च करोगे तो ये चैनल आ जाएगा, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल हैं, आप यहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हो। बाकी चलिए, आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो को अंत में मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी बता दूंगा, आप इस चैनल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में इसको सर्च करिएगा। पहले आप पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए। ठीक, चलो, अगला प्रश्न है पांचवा कि समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है। ठीक है, देखो, समरूप समाज मतलब जहां अधिकांशतः एक जैसे लोग हैं। जैसे अभी आप लोग इंडिया में देख रहे हो, तो इंडिया में बोला जा रहा है कि हिंदू राज्य बना देंगे। देखो, ये तो संभव नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि जहां एक ही प्रकार के लोग, बहुत एक ही जाति अथवा धर्म के बहुत सारे लोग हों, और ऐसा अधिकांशतः किस देश में देखा गया है, तो जर्मनी और स्वीडन में ऐसा मतलब अधिकांशतः देखा गया है। तो ये ऑप्शन सही है, समरूप समाज का मतलब यही है। ठीक, चलो, पांचवें के बाद हम लोग 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि नेपाल में हुए जनसंघर्ष को क्या कहा गया। ये क्वेश्चन है। देखो, नेपाल में हुए जन संघर्ष हुआ है, उसको हम लोग लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहते हैं। ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, ये गलत है। क्यों? देखो, लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन क्यों कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वहां एक राजा था, ठीक है, तो लोगों ने उस राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया कि नहीं, हमें अब लोकतंत्र चाहिए। तो ये राजा ने बोला, चलो भाई ठीक है, मैं राजा ही रहूंगा, लेकिन जो भी शासन प्रणाली जो भी रहेगी, वो एक लोकतंत्र देश की तरह रहेगी। तो लोगों ने मान लिया, कहा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब ये राजा की मृत्यु हो गई। तो मान लीजिए इसी के किसी वंश से दूसरा कोई राजा आया, और वह फिर से मतलब दोबारा ये लोकतंत्र को हटाकर और राजतंत्र स्थापित कर दिया। फिर लोग गुस्सा हुए और आंदोलन किए, तो वो
सेकेंड आंदोलन हुआ तो उसी की यहाँ बात की जा रही है। ठीक, तो वो सेकेंड जो आंदोलन हुआ, ठीक है, उसी को लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन नाम से जाना जाता है। आई होप आपको 6 नंबर प्रश्न क्लियर हो गया होगा। 7वां प्रश्न है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ओके, ये क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि 1929 में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, देखिए इन सारी चीजों का आपको पीडीएफ इस नंबर के 85 42 86 64 46 इस नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाद में आप लोग इस पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इस पे आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, उस पे आपको इन सारी चीजों का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगला हम लोग देख लेते हैं 8वां प्रश्न कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? ठीक है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ये नागपुर नहीं, बंबई नहीं, गया नहीं, ये गलत है। लाहौर अधिवेशन में ये चौथा ऑप्शन सही है। ठीक, चलो 9 नंबर प्रश्न है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन है। गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, कावूर, मेजनी, ये आपके फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो देखो यार, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक जिसपे मेजनी था, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन, ठीक है, ने किस तरह अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया? तो काला झंडा दिखाकर नहीं, मानवाधिकार का बिल्ला दिखाकर, ये ऑप्शन सही है। नंगे पांव पदक नहीं, ये भी नहीं। ठीक, ये आप लोग का सेकंड वाला ऑप्शन सही है कि ऑस्ट्रेलिया के जो धावक थे पीटर नॉर्मन ने वो क्या किया कि अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया, किस प्रकार? मानवाधिकार का बिल्ला दिखाकर। ये ओलंपिक में बहुत ये मतलब ये पीटर नॉर्मन ना ओलंपिक खेलों में खेलते थे और ओलंपिक में गए थे ना, तो अमेरिका में आप लोग जानते हो श्वेत और श्वेत मतलब काले और गोरे लोगों के बीच काफी लड़ाइयाँ होती थी। तो उसी में काले लोगों के समर्थन के लिए क्या किया, अश्वेत लोगों के समर्थन के लिए कि ये पीटर जो नॉर्मन है यानी ऑस्ट्रेलिया के जो धावक, इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी थे उनको मानवाधिकार का बिल्ला दिखाकर, मतलब भाई सभी लोग एक समान हैं, क्यों आप भेदभाव कर रहे हो, ऐसे मतलब उन्होंने एक अपना विरोध जताया था, या एक तरह से बोले कि जो काले लोग हैं उनके प्रति समर्थन जताया था, एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन सही है। हालांकि इनको नेक्स्ट ओलंपिक के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया, वो बात अलग है। चलो ये हम लोग का क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक, 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी उत्तम मिट्टी है? ओके, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो मिट्टी है यानी मृदा है उत्तम है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। तो देखो जो कपास है ना, उसकी खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयोगी है और आप जानते हो कि खासकर ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। और ये भी याद रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे उपजाऊ मिट्टी है, जो हम लोग के उत्तर प्रदेश, पंजाब और इधर हरियाणा और क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। झरिया प्रसिद्ध है, ठीक है, झरिया एक खान है और यह किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, कोयले के लिए, तांबा के लिए, बक्साइट के लिए। तो ये इसका ऑप्शन सेकंड वाला सही है कि कोयले के लिए। झरिया किसके लिए है प्रसिद्ध? तो कोयले उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, चलो ये 12वें के बाद 13वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है? ओके, जलोढ़ मिट्टी अभी मैंने बताया कि सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें किस किस की मात्रा अधिक पाई जाती है? ऑप्शन है पोटाश, चूना, फास्फोरस, ये सभी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि देखो जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, चूना और फास्फोरस की ठीक ठाक मात्रा पाई जाती है, बस जो आपका नाइट्रोजन होता है उसकी, नाइट्रोजन नहीं एक तरह से यूरिया, उसकी मात्रा कम पाई जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग के क्षेत्र में ना गेहूं या धानों में बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिया दिया जाता है। तो यूरिया की यानी वही नाइट्रोजन की कमी होती है क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये पोटाश, चूना, फास्फोरस ठीक ठाक मात्रा में पाई जाते हैं, तो ये सभी पाए जाते हैं जलोढ़ मिट्टी में। क्लियर, चलो 14 नंबर प्रश्न की जीडीपी क्या है? ठीक है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंग्लिश में इसको बोलते हैं जीडीपी और हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल दैनिक गलत, सकल घरेलू ऊर्जा, यहाँ ऊर्जा देखिए लड़के, सकल घरेलू इतना देखेंगे बस मार देंगे, नहीं ये ऊर्जा देखो ये गलत है। सकल घरेलू उत्पाद ये सही है, सकल घरेलू सॉरी विशाल घरेलू उत्पाद ये गलत है, सकल घरेलू उत्पाद ये ऑप्शन सही है थर्ड नंबर। ठीक, चलो उसके बाद हम लोग 15 नंबर देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। जो विश्व व्यापार संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जेनेवा में या ओटावा में? मैं कई बार बता चुका हूँ कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में। तो ये थर्ड वाला इसका ऑप्शन सही है। चलो 15 के बाद हम लोग 16 नंबर हाल मार्क्स, ठीक है, हाल मार्क्स किस वस्तु का प्रमाणक या प्रमाणिक चिन्ह है? ठीक है, देखो जो हाल मार्क्स है ना वो क्या है कि जो मूलभूत मतलब मूलभूत तो नहीं बोलूंगा, मतलब बहुमूल्य रत्न है, जैसे सोने चांदी
हीरा जवाहरात उनके मतलब उनका एक प्रतीक होता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखो जैसे आप लोग सोना लेने जाओगे ना, तो अगर उसको ज़्यादा अच्छे से आप लोग मतलब ये देखो यहाँ एक ये सोने की मतलब ये कंगन है, इस पे आप लोग देखो ये छपा हुआ है। ये मतलब ऐसे नॉर्मली सोने पे तो ये नॉर्मली ऐसे आँखों से नहीं दिखता है, इसको दूरबीन के माध्यम से देखोगे तो ये दिख जाएगा ऐसा कुछ चिन्ह, ठीक है? यही हॉलमार्क्स है, यानी इस सोने की शुद्धता को मतलब प्रदर्शित यह करता है कि यह कितने कैरेट का है, क्या है, कैसे ये गवर्नमेंटेड द्वारा मतलब वेरिफाइड होता है। देखो जो भी चीज़ें आती हैं, ठीक है? जैसे मतलब मार्केट में जैसे मैगी हो गया या कोई भी खाने की चीज़ हो गई या कोई भी चीज़ ऑलरेडी 1 टू सब, ठीक है? जो कंपनियों की तरफ से आती है, तो वो पहले गवर्नमेंट की तरफ से पूरी अच्छी तरह से वेरीफ़ाई होकर आती है। ऐसा नहीं कि सीधे मार्केट में आ जाती है, नहीं। और वेरीफ़ाई होकर आ जाती है तो जिस क्षेत्र में होती हैं, लाइक अगर वो सोने की है तो उसके लिए हॉलमार्क्स एक ये मतलब दे दिया जाता है, वो उपयोग उस पे किया जाता है। अगर खाद्य पदार्थों की चीज़ होती है तो उसके लिए देखिए ये एगमार्क इसको बोलते हैं, ये वाला उपयोग किया जाता है। अभी आपको मतलब जितनी भी खाने वाली चीज़ें हैं ना, जैसे मैगी-वैगी हो गया या आप लोग ये गोल्डी-वोल्डी या किसी भी की प्रोडक्ट आप लेने जाओगे ना बंद वाला, तो उसपे ये कहीं न कहीं आपको ये चिन्ह दिख जाएगा, ठीक है? तो वही आप लोग का हॉलमार्क्स किस वस्तु का प्रमाणक चिन्ह है? तो भाई जो सोने-चांदी है ना उनके। तो यहाँ पे तो देखो ये तो गलत है, खाद्य पदार्थों का ये गलत है, चांदी का या सोने का यहाँ देखो दोनों ऑप्शन सही है लेकिन ये बेस्ट है क्योंकि सोने का ये बेस्ट है ऑप्शन। लेकिन ये कहीं न कहीं ये दोनों के लिए हॉलमार्क्स प्रदर्शित किया जाता है। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। ये सब तो कुछ ये हॉलमार्क्स कुछ चिन्ह हैं, तो चलो इनको हम लोग छोड़ देते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कौन-सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? ओके, व्यक्तिगत संसाधन, बागान, चारागाह, भूमि, खनिज संसाधन। देखो, बागान व्यक्तिगत संसाधन हो सकता है, ठीक है? किसी व्यक्ति का अपना बागान हो सकता है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि हमें यहाँ कौन है? नहीं, तो नहीं है बोल रहा है। चारागाह भी हो सकता है किसी व्यक्ति का अपना या भूमि, भाई भूमि तो सबकी अपनी-अपनी होती है, ठीक है? तो ये भी गलत। अब देखो खनिज संसाधन किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नहीं हो सकता। अगर आपका ही ज़मीन है, आपका ही खेत है, उसमें कोयले का भंडार या तेल का भंडार कुछ भी मिल जाए, तो उसपे सीधे-सीधे मतलब गवर्नमेंट अपना अधिकार जमा लेगी। भले हो सकता है मतलब आपके खेत का पैसा वो दे दे, लेकिन वो जो मतलब उसमें जो संसाधन मिलेगा, उसपे आपका कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ खनिज जो संसाधन है, उन पे आपका कभी भी मतलब एक व्यक्ति का क्या होगा कि मतलब हक नहीं होगा। तो यहाँ व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, तो वो ये चौथा ऑप्शन सही है। ठीक? चलो 18 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। देखो, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये गलत है, ये परंपरागत स्रोत है जो पृथ्वी के गर्भ में पाए जाते हैं और कभी न कभी ये खत्म हो जाएँगे। हमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ठीक है? तो ये सौर ऊर्जा क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है और ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये क्या है? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ये 18 का ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक? चलो 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कौन-सी भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसल नहीं है? ओके, अंगूर, रबड़, चाय, कॉफ़ी। देखो, रबड़ भी है, कॉफ़ी भी है, चाय भी है, अंगूर नहीं है, ठीक है? और रोपड़ फसल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी फसल जिसका मतलब खेती ख़ासकर व्यापार के लिए ही किया जाए। जैसे ये तो गेहूँ होता है, वही तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ, हम लोग खाएँगे, ठीक है? वो तो अच्छी बात है, लेकिन रबड़ हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये चाय इनकी मतलब सीधे-सीधे हम लोग बोते हैं मतलब इंडिया में बोया जाता है, ये सीधे-सीधे व्यापार हेतु और यह पूरी 1 साल की लगभग फसल होती है। तो मतलब कौन-सी भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसल है? तो रबड़ भी है, कॉफ़ी भी है, चाय भी है, लेकिन अंगूर नहीं है। ये 19 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि एगमार्क किस वस्तु के लिए प्रमाणक चिन्ह है? ओके, एगमार्क जो मैंने अभी गोल सा दिखाया यहाँ पे ये वाला देखो ये वाला। देखो ये वाला यहाँ पे है ना, आप लोग देख सकते हो और यहाँ ये देखो ये एक ये किसी ब्रांड का आप लोग देख सकते हो ये मैगी सॉरी हल्दी का पैकेट है। इस पे देखो ये एगमार्क यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ध्यान से ये यहाँ पे देखो ये स्थित है। तो कोई भी आप पैकेट लेने जाओ किसी भी ब्रांड का, हर एक ब्रांड पे ये मतलब जितने भी खाद्य पदार्थ है ना, खाने वाली चीज़ें उन पे ये वाला रहेगा। इसको एग मार्क बोलते हैं, शायद गोल है तो शायद उसी के नाम से इसका एग मार्क नाम दे दिया गया है। बाकी चलो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये आप लोग देख लो यहाँ। तो एग मार्क किस वस्तु के लिए प्रमाणित चिन्ह है? तो वो है खाद्य पदार्थों के लिए। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है ऑप्शन। तो इस प्रकार हमने ये 20 के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लिया, ठीक है? जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, तो इन सबको आप कर लेना सॉल्व, अच्छे से याद कर लेना और बाकी आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक सुपर फास्ट क्लासेज, तो यूट्यूब पे सर्च कर इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। इस पे भी आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी अच्छी-अच्छी वीडियो है और ये 85, 42, 86
854286 ये नंबर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इस पे आप लोग व्हाट्सएप पर ग्रुप में भी जुड़ सकते हो 854286 6446 पे। ठीक है, तो चलो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना। तो चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।